हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक एजीएस एकेडमी की तरफ से। आज का टॉपिक रहने वाला है सीबीएसई पेपर लीक 2025। आज की इस टॉपिक में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जितना टॉपिक बताने वाला हूं, इसमें से 95% आपको क्वेश्चन रहने वाला है, टॉपिक रहेगा। इसमें से आप जो आंसर करेंगे उसमें आएगा। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर 1 में देखेंगे कि पेज नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। जो फिगर है 1 पे, ये द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो ये लेडीज है हमारी, इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस फिगर को किसने बनाया था ये आप लोग देख लीजिएगा। और इस जो लाइन है ये फिगर में, इसमें कौन कौन कंट्री के लोग हैं वो देख लीजिएगा। और इसमें इस फिगर में क्या चीज की मांग की गई हुई है वो सब आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी इन बिलोंगिंग, पेज नंबर 5 में है ये हमारा। आगे हम पेज नंबर 5 निकालते हैं हम लोग। इसमें हमें बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब हुआ था उसमें क्या क्या चेंजिंग आई गई थी, उसमें क्या क्या प्रार्थनाएं लिए गए थे, शपथ लिए गए थे। तो इसमें हल्का फुल्का मैं बता ले रहा हूँ, और पेज नंबर 5 में आप और देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ शपथ लिए गए थे, कुछ फ्लैग के कलर में चेंजिंग हुई थी, 3 कलर का फ्लैग था, वो देख लीजिएगा आप लोग। इसमें यही सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला हम लोग का रहेगा नेपोलियन कोड 1804। ये क्वेश्चन रहने ही वाला है इस बार के एग्जाम में, और इसका दूसरा नाम है सिविल कोड 1804। तो इसमें नेपोलियन जो रहते हैं, नेपोलियन चचा, जो आप लोग सब जानते हैं उन्हें, तो वो हमारे नेपोलियन को हम लोग से चचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चचा। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें नेपोलियन चचा जो हमारे थे, जो आए और आके टैक्स को बढ़ा दिए, लोगों की डिमांड को थोड़ा कुछ पूरा किए और अपना अधिकार बनाने लगे। धीरे धीरे हर स्टेट को, अगल बगल की कंट्री को अपना करने लगे कि अपने आप से ये करके कन्वेंस किए कि लोग इनको सपोर्ट करे किए। पर बाद में उन्हें लालच हुई और वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए, इससे लोगों को दिक्कत हुई। इसके बारे में आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप लोग पॉइंट में आंसर करिएगा। 7 पॉइंट लिखिए 5 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट कीजिएगा पॉइंट में। ऐसे टॉपिक पहले दे देंगे, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे आंसर करना है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें रहता है कि 7 तो राज्य रहता है, उसमें एक राजा रहता है। वो कैसे कैसे करता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन में रहने वाला है। आपको नोट्स में आंसर करना होगा। हमेशा कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग नोट्स में करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एकदम 110% रहेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और जो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है उसमें हम लोग का कम चांस रहता है रहने का, पर इसको एक बार ध्यान देके इसको भी देख लीजिए कि इसमें रहने वाला है या नहीं। रहने का कम चांस रहता है, ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पेज नंबर 19 में जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो इसमें पेज नंबर हमारा है 18, और इसमें एक फिगर भी है, फिगर नंबर 10, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक से रुक जाइए, मैं देख लेता हूं। चलिए, इसमें रहने वाला है हमारा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो इस फिगर में एक चर्च होता है, इसको हल्का सा स्टोरी में बता देता हूँ। इस फिगर में एक चर्च होता है, जिस चर्च को हटा के वहां पर एक पार्लियामेंट बनाया जाता है। ये पार्लियामेंट का नाम रखा जाता है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। ये नाम याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी रह सकता है, इसमें से भी रहेगा आपका। और नेक्स्ट हमारा जर्मनिया, और ये जर्मनिया का ये था। आपको एक बार फिर से बता दें, पेज फिगर नंबर 70, पेज नंबर 23 पेज नंबर हम लोग चलते हैं। इसमें ये फिगर है जर्मनिया का। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। इसमें एक लेडी रहती है, एक प्रिंट बनाया जाता है, एक प्रिंट होता है। इसमें एक लेडी रहती है जिसके ऊपर फूलों का और पत्तों का रहता है, जिससे नेचर को डिनोट किया जाता है। ये शांति के लिए बनाया गया था जर्मनी के द्वारा। आज के लिए इतना ही, अभी इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। इससे आगे आप लोग को एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये सब टॉपिक आप ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के वो चैप्टर 2, तो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो
तो इसका भी हम लोग हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला टॉपिक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा था। इंडिया के पास उस टाइम पैसा नहीं था, लोग अपना खेती नहीं कर रहे थे, उस टाइम कुछ बीमारियां भी आई थी इंडिया में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सत्याग्रह में, यहाँ मिसिंग हो चुका है सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 में, जनवरी 1915, ये डेट याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूंगा। जनवरी 1950 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो उन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह। सत्याग्रह में कुछ कहीं बहुत जगह सत्याग्रह किए गए, जैसे चंपारण, हमारा दांडी, और बहुत सारे गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था। इसमें भी बहुत सारे डेट है। 1916 में हुआ था चंपारण में, 1917 में हुआ था खेड़ा में, अहमदाबाद में 1918 में हुआ था। ये सब डेट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। ये डेट को मिसिंग ना करते हुए इसको दिमाग में रख लीजिए, पूरा ध्यान से याद कर लीजिए। और इस डेट को क्या हुआ था वो क्वेश्चन आने वाला भी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सत्याग्रह को और ये करें, डिफाइन करने किसके द्वारा शुरुआत हुआ था, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं रॉलवेट एक्ट। रॉलवेट एक्ट हुआ क्यों था पहले बता देता चाहता हूँ मैं। रॉलवे एक्ट जब गांधी जी को सत्याग्रह के कारण जेल में बंद कर दिया गया था, तो उस टाइम रॉलवेट एक्ट हुआ था। उस टाइम गांधी जी जेल में थे, उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया था उस टाइम, इसलिए फिर भी उल्लंघन करके वो दिल्ली गए। उस टाइम उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये रॉलवेट एक्ट हुआ था। रॉलवेट एक्ट में मार्शल लॉ लगा था, ठीक है, मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ में एक जैसे हम लोग के यहाँ चलता है मार्शल लॉ, अभी नहीं है, पहले मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ में कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ठीक है। कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब आप अपने स्टेट, अपने सिटी को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसी टाइम लगा था बैसाख का मेला जालियांवाला बाग में। तो जालियांवाला बाग में बैसाख का मेला लगा था। लोगों को इस मार्शल लॉ के बारे में मालूम नहीं था। फिर भारी संख्या में लोग जालियांवाला बाग गए। बैसाख की मेला का उम्मीद था कि बहुत अच्छा होगा, और आनंद उठाने के चक्कर में लोग वहां गए, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है। और वहां पे उस टाइम ब्रिटिश लोग के सोल्जर लोग को ऑर्डर मिला कि अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए, जिसमें बहुत लोग मारे गए। बुक में तो कुछ 100 की हमारी संख्या दी गई भी एनसीईआरटी में, और वहां पे 100 पे नहीं, कुछ हजारों लोग मारे गए थे। और इस वाले में आज भी आप जालियांवाला बाग में जाइएगा तो वहां के एक कुआं है, उसमें लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में कूद गए थे। अभी भी उन लोगों का खून दीवारों पे लगा हुआ है। ये सब हुआ था। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग से आगे बढ़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग आते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पेज नंबर 56-57 में है। इससे केस बेस्ड स्टडी आता है 5 मार्क्स में। आप केस बेस्ड स्टडी में आप पैराग्राफ में आंसर लिखिएगा, इसमें आप पॉइंट में आंसर लिखिएगा तो हो सकता है नंबर काट लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग पेज नंबर 56 और 57 में बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 56 और 57 में तो यहाँ पे गांधी जी के एक बुक है, गांधी जी ने 1909 में लिखा था एक बुक, हिंद स्वराज। इस बुक को एमसीक्यू में आपका आता है, गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक हिंद स्वराज होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, और इसमें है कि उस टाइम हमारा ये हुआ था, ब्रिटिश रूल चलता था, ठीक है, उसी को खत्म करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया था। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि बाइकआउट करना। बाइकआउट करना, इसका पूछेगा मीनिंग क्या होता है। छोड़ना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं जो ब्रिटिश के द्वारा चलाया जा रहा है, वो सब चीज को छोड़ देना, अपनाया नहीं जाए वो सब। आगे इसमें हम लोग का है कि बहुत सारे लीडर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिए थे, पर कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा था। एक है उसका आपको इस पेज नंबर 57 में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे अब बताएंगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद क्यों किया गया था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का सबसे मेन ये कारण है चौरी चौरा इंसिडेंट। इसमें हुआ था क्या कि गोरखपुर के
यूपी में गोरखपुर था, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था। वहां पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद बंद इसलिए किया गया, वहां पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, इसमें सब चीज छोड़ा जाना चाहिए था, पर इसमें कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, कुछ ब्रिटिश भी नहीं छोड़े। उसमें लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, 22 गो पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया। और पर ये बुक में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को नहीं लिखे है कि 22 पुलिस वाले लोगों को जिंदा लगाया। मैं आप लोग के लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 22 को पुलिस वाले को जिंदा जलाया गया था। तो आगे है साल्ट मार्च, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक कॉपी एक में ले लूं, एक गांधी जी का आप लोग को नंबर बताता हूँ। आप लोग गांधी जी से इस नंबर से बात कर सकते हैं, फोन लगाइए तो गांधी जी उठाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब 7 मार्च के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये है गांधी जी का नंबर 1178240246, गांधी जी का नंबर है। तो मैं बताऊंगा कैसे ये गांधी जी का नंबर हुआ। तो 7 मार्च, इसमें आप लोग जानते होंगे कि 7 मार्च, पेज नंबर पहले 64 खोल लेता हूँ। 7 मार्च हुआ कैसे था? एक 7 मार्च सिविल डिसऑबिडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, इसी का एक पार्ट है 7 मार्च को बोलेंगे। गांधी जी का नंबर है 1178240246। एक बार फिर से मैं नंबर रिपीट करूंगा, 1178240246, ठीक है। अब इसका ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, कोई गांधी जी का नंबर नहीं है, फिर भी एक नंबर याद कर लीजिए, 10 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं गांधी जी का नंबर है, इस ट्रिक है। अब 11 मार्च को गांधी जी दांडी के लिए निकले थे, ठीक है, और 78 फॉलोअर के साथ। उनके साथ कितने फॉलोअर गए थे? 78, और 240 माइल चले थे, और 24 दिन लगे थे उनको पहुंचने में, और 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे दांडी। और इसमें बहुत सारी कठिनाई आई, फिर वहां पे जाके दांडी में जाके साल्ट मार्च को तोड़ा। अब साल्ट मार्च को कैसे तोड़ा वो हमारे चैनल के वीडियो में अपलोड है, कि चैप्टर 2 का 1 शॉट, उसमें फुल डिटेल में चैप्टर 1 आपको मिल जाएगा, चैप्टर 2 मिल जाएगा, चैप्टर 3, हर चैप्टर का उसमें 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। उसमें फुल डिटेल में बताया गया कि कैसे तोड़ा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि सीडीएम का फुल फॉर्म बताइए। सीडीएम का फुल फॉर्म सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर, इससे भी केस बेस्ड स्टडी आता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि केस बेस्ड स्टडी में पॉइंट में आंसर नहीं करना है, आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पॉइंट में करिए तो आपका नंबर हो सकता है काट दिया जाए। तो 62 63 पेज नंबर में हम लोग आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हम लोग को, इसमें बताया गया है कि सीडीएम कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में डिटेल में हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसमें मीटिंग हुई थी, कोलकाता में मीटिंग रखी गई भी थी उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हुआ एक और चीज है कि जब जवाहरलाल नेहरू 1930 में ऐलान करते हैं कि 26 जनवरी को हमारा देश आजाद होगा, और उस दिन से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग का लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पेज नंबर 67। इसमें हम लोग को करना है। इसके क्वेश्चन आता है, पॉइंट में भी क्वेश्चन आते हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर राइटिंग हमेशा पॉइंट्स में कीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा 7 पॉइंट लिखना है, ये बात को याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है तो हमेशा 5 पॉइंट में आंसर करिएगा। लिमिटेशन आप लोग पढ़ लीजिए पेज नंबर 67 में। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू एक संत थे जो मानते थे और लोगों को बताते थे कि जब उनको 2 गोली लगेगी तो उस दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो बेचारे शहीद हुए, मारे गए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फिगर नंबर 71 में, पेज नंबर 71, फिगर नंबर 12, ठीक है। तो फिगर नंबर 12 में बढ़ते हैं। तो ये आप लोग फिगर देख सकते हैं, भारत माता का ये फिगर है। इसको बनाया था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इस फिगर को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और इसको प्रिंट किया था, मतलब पेंटिंग किया था, ठीक है। पेंटिंग, वो पेंटिंग होता है,
स्केचिंग पेंटिंग, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको प्रिंट किया था। और वंदे मातरम एक हम लोग जानते हैं कि वंदे मातरम गीत है और जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और अगला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक हमारा है सिल्क रूट, पेज नंबर 78। सिल्क रूट था क्या है? सिल्क रूट एक माध्यम था जिसके द्वारा लोग अपना ट्रेडिंग करते थे, इधर से उधर सामान भेजते थे। सिल्क पहले उसके से सिल्क भेजा गया था, इसका इस रूट का नाम पड़ गया सिल्क रूट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज बाय फूड। अब कल्चर और एक्सचेंज कैसे हुआ था? अब जैसे सिल्क रूट के द्वारा हम लोग का सामान इधर से उधर हुआ करता था, तो लोग भी होते थे उस टाइम अपना कल्चर लोगों को, दूसरे लोगों को बताए। अब जैसे हम ही आप है, अब मेरा कुछ कल्चर है, हम आपको बताएंगे, आप अपना कल्चर बताएंगे, ये एक्सचेंज हुआ। आप उस कल्चर को अपनाइए, कुछ हम आपके कल्चर, ऐसे एक्सचेंज हुआ था। पेज नंबर 78 में है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए। और इसका 1 शॉट वीडियो इस चैप्टर का हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका हुआ है पहले से। तो अगला है हमारा इवेंट्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू एशिया। अब ये इसमें सी रूट से एशिया हुआ कैसे था? उस टाइम जब डिस्कवरी हुआ था ये रूट का हमारा, तो उस टाइम उतना कम ट्रेडिंग नहीं होती थी, पर अब ज्यादा होने लगी है। अब समुद्र के रास्ते से, सी रूट नाम पढ़िए, समुद्र के रास्ते से जब आप लोगों को भेजा जाता था सामान, तो अब उस ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया गया। ट्रेडर्स अपना सामान सी के रास्ते से भेजते थे। तो इसमें उसी के बारे में बताया पेज नंबर 80, आप लोग दिख रहा है पेज नंबर 80। इसको भी आप लोग डिटेल से पढ़, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लास्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, ऊपर मैं लिख देता हूँ वीवीआई, ठीक है। तो यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स एज ए वीपेन। अब स्मॉल पॉक्स का वीपेन के साथ कैसे उपयोग किया गया? अब स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है। क्या है? बीमारी। जब अमेरिका में बीमारी था तो लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि वो इस बीमारी से लड़ सकते थे, पर साउथ अफ्रीका के केस में ऐसा कुछ नहीं था। जब साउथ अफ्रीका में ऐसा बीमारी क्यों भेजा गया वीपन के रूप में? तो इसका कारण है कि जब अमेरिका में काम करने के लोगों की कमी थी, मजदूरों की कमी थी, तो सोचा गया कि साउथ अफ्रीका से लोगों को मंगवाया जाए। पर साउथ अफ्रीका के लोग अपने पशुओं को सेवा में, उनको खान पान में उन लोग की मदद करते थे, उनके लिए घास फूस लाते, जो भी रहा। तो लोग यहाँ से जाते थे और उनके अंदर तो ये स्मॉल पॉक्स बीमारी तो पहले से थी, पर जब वो साउथ अफ्रीका लोगों से मिलते थे तो उनके अंदर हो जाती थी बीमारी, और उनके पास इस बीमारी के सहने की क्षमता नहीं थी, इम्यून सिस्टम उनका कम था। और इस कारण से उस टाइम लोग मरते थे, उनके पशु भी मरते थे। इसी कारण इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके आंसर पॉइंट में आप करिएगा। और ऊपर हम लोग देखेंगे कि सिल्क रूट का ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चैप्टर को इतना ही, और आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4, जो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें है पहला हम लोग का टॉपिक द प्रिंट रिवॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआई क्वेश्चन रह सकता है इसमें से, और रह चुका भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें से। पेज नंबर 153 इसमें हमारा था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हमारा ये स्टार्ट हुआ था और मैकेनिकल प्रिंटिंग में जाके खत्म हुआ था। इसका डिटेल आपको हमारे 1 शॉट में इस चैप्टर के मिल सकता है, और बुक में 153 पे आपको इसका मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मनुस्क्रिप्ट एंड इट्स लिमिटेशन। मनुस्क्रिप्ट हमारा होता क्या था? मनुस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखा जाता था, जो प्रिंट नहीं किया जाता था, जो हाथों पर से लिखा जाता था। और इसका लिमिटेशन होता क्या था? लिमिटेशन इसका था कि ये बहुत कमजोर होता था, लोग इसको ट्रेवल कर नहीं सकते, जब ट्रेवल में वो टूट जाता था, फट जाता था। इसलिए मनुस्क्रिप्ट का लिमिटेशन भी आपको लिखना जरूरी है। और लिमिट इसका पूछ सकता है आपसे, लिमिटेशन क्या क्या है, तो आपको 155 में मिल जाएगा इसका लिमिटेशन। इसका भी आंसर आपको पॉइंट्स में देना है, पैराग्राफ में कम से कम कोशिश कीजिए, बस केस बेस आप ये कीजिएगा, पैराग्राफ में नहीं तो पॉइंट में हर आंसर को ट्राई कीजिए देने का। पेज नंबर 155 में ये है। अब हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा था प्रिंट रिवॉल्यूशन का? जब प्रिंट रिवॉल्यूशन हमारे पास आया, इंडिया में आया, लोग अपनी मन की बात
अपने जो दिमाग में बात रखते हैं वो लोगों के पास भेज सकते थे, प्रिंट करवा सकते थे, लिख के प्रिंट करवाते थे, उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए रखवाते थे। प्रिंट रिवॉल्यूशन में यही हुआ। पेज नंबर 159 में फ्रीमैन की बात बोल सकते थे। प्रिंट रिवॉल्यूशन यही पड़ा था। अब गुटेनबर्ग जो थे हमारे, उन्होंने प्रिंट मशीन बनाई थी, आविष्कार किया था, जिससे लोगों को सहायता मिलती थी। अब पहले तो प्रिंटर नहीं हुआ करता था, उस टाइम के लोग एक ही चीज को 10 बार 15 बार लिख के आगे बढ़ाते थे। पर जब गुटेनबर्ग ने ये आविष्कार किया तो उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हुई, इन्होंने और मशीनें बनाई इस टाइप की, और उस टाइम प्रिंटिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ था। अब 160 में इसके गुटेनबर्ग के बारे में है, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश टू सप्रेस द ये प्रेस। अब ब्रिटिश लोग का हुआ क्या था कि उस टाइम ब्रिटिश जो थे, अब लोग तो अपनी मन की, यहाँ पे हम लोग पढ़े, लोग अपनी मन की बात बता सकते थे, पर बहुत लोग अपने मन के बारे से ब्रिटिश के बारे में बुरा बात बताते थे, गलत बात बताते थे। इस कारण ब्रिटिश ने इसको बंद करवा दिया और एक एक्ट लाया, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, इसके बारे में पेज नंबर 166 में दिया हुआ है। वर्नाकुलर एक्ट क्या था उसमें बताइएगा कि आप लोग, ब्रिटिश लोग इस वाले जो प्रिंटिंग वाला हुआ था इसको बंद करवा दिया, क्योंकि लोग ब्रिटिश के बारे में सही भी बात करते थे, तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि उनके बारे में गलत बात लोगों के पास पहुंचे और कुछ और होए। ठीक है, इस चैप्टर का में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपका आएगा। इससे VBI यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपका VBI ये हो गया लास्ट वाला, और ये, और इनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट रखे हैं। और मैंने इसकी, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि हैंड प्रिंटिंग राइटिंग होती थी। चलिए, इस चैप्टर के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा आपको, इससे आगे आपको ना टॉपिक आने वाला ना क्वेश्चन आने वाला इस चैप्टर से। अब इतना तक के लिए काफी है। हिस्ट्री में इतना ही चैप्टर है आपका। अब इसमें हो सकता है आपका न्यू बुक हो, मेरा ओल्ड बुक हो, पेज नंबर आगे पीछे एक दो, पर आप टॉपिक से हर टॉपिक को पहचान सकते हैं कि ये टॉपिक आने वाला है एग्जाम में, और इससे आप फुल आंसर करके आएंगे, ये मेरा उम्मीद है। चलिए, अब ज्योग्राफी या और अदर सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आए हैं सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पे, पावर शेयरिंग। तो इसका भी होगा पेपर लीक 2025। ये डेट याद रख लीजिए, इस ईयर का पेपर लीक आज होने वाला है। तो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम का एकोमोडेशन बताना है। तो हल्का फुल्का हम लोग बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम में हुआ क्या था, बेल्जियम क्या था। तो बेल्जियम एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है MCQ में, इससे कौन कौन सा देश कनेक्ट है, कंट्री कनेक्ट है। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं मैं, आप सबको ही जानते होंगे, एक सिम होता है BSNL, बहुत पुराना है, ये कंपनी है। इसी से मैंने एक ट्रिक बनाया है जो है GFNL। चलिए आज बताते हैं इस ट्रिक क्या है। तो G का मतलब जर्मनी, F का मतलब फ्रांस, N का मतलब नीदरलैंड, L का मतलब लग्जमबर्ग। तो GFNL। अब BSNL तो आपको सबको याद रहे, हमेशा याद रहता है BSNL, इसी का भाई है GFNL। ये जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब हुआ। अब बेल्जियम के बारे में और कुछ जानते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है, कौन सा कंट्री कनेक्ट नहीं है। जो कंट्री है हम लोग का इटली। कौन सा कंट्री है? इटली। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बेल्जियम में अब यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, किस रीजन के लोग रहते थे, किस रीजन के लोग रहते थे, तो वो देखेंगे। तो इसमें पेज नंबर 2 और 4 में है। तो कभी भी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेल्जियम का स्टोरी हमेशा पढ़ेंगे इस साइड से, फिर पहले श्रीलंका पे नहीं जाएंगे, उसमें जाइएगा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो फिर इधर हम लोग का और बेल्जियम के बारे में इधर दिया हुआ एकोमोडेशन, पेज नंबर मेरा रहेगा ये 4 में। ठीक है, एकोमोडेशन पहले बेल्जियम का पूरा पढ़ लेंगे क्या हुआ था, फिर उसका एकोमोडेशन होगा वो पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका की तरफ बढ़ेंगे। तो बेल्जियम में आइए हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या क्या था। ठीक है, चलिए। बेल्जियम में 59 टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो थे फ्लेमिश रीजन के लोग थे, जो डच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज? इसमें 1 मार्क से क्वेश्चन आएगा वो MCQ में आपके, फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग बेल्जियम में कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे। फिर बाकी 40% जो लोग थे वो हम लोग को बोलते थे वैलोनिया रीजन में रहते थे और
फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और बचे कितने 59 और 40, बचे 1% लोग। वो 1% लोग बेल्जियम में रह के भी जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि वो अपने आप को हाई, अपना मतलब ऊंचा दिखाना चाहते थे लोगों से कि हम लोग इनसे आगे है। इसे जर्मन को उस टाइम वैल्यू, जर्मन लैंग्वेज को उस टाइम वैल्यू दिया जाता था। ऐसा ही है, इसका एकोमोडेशन आप लोग लिखिएगा, इसका भी आंसर आप पॉइंट में दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस एकोमोडेशन में से हुआ क्या था, ये लोग कैसे मिलजुल के बिना किसी झगड़े विवाद के ये लोग एक साथ रहने लगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेल्जियम का कैपिटल। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल। ब्रसेल का एक उल्टा कहानी है। जैसे इसमें ज्यादा बोलने फ्लेमिश रीजन में जो रहते थे डच बोलते, डच वालों की संख्या ज्यादा है, और वेलोनिया रीजन में जो रहते थे, जो फ्रेंच बोलते थे, उनकी संख्या कम है। तो पर इसके कैपिटल में इसका उल्टा था, डच की संख्या वहां पे कम थी और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। डच की संख्या इसमें रह गई थी हमारी 20%, और फ्रेंच की संख्या रह चुकी हुई थी 80%, ठीक है। अब ये ऐसा ही एकोमोडेशन हुआ जिसमें आप लिख दिया बिना विवाद की, ये सब हुआ था, और ऐसे शांति से बेल्जियम रहने लगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एकोमोडेशन ही श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग थे सिन्हाला के, जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट में विश्वास रखते थे। अब इसका एकोमोडेशन हम लोग देखेंगे तो इधर है सिन्हाला के बारे में, जिसमें से हम लोगों को था कि तमिलनाडु से कनेक्ट रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग दिया हुआ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तमिलनाडु से कनेक्ट रहता है, और इसमें 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, जिसमें से सिन्हाला आपको मैंने पहले बताया था कि ज्यादा मेजोरिटीज में थी। जो सिन्हाला 74% थी, और तमिल बोलने वाले लोग 18%, और बाकी सब जो तमिल लोग थे, जिसमें 2 भागों में बांटा गया था तमिल में, ठीक है। कुछ इंडियन तमिल से और कुछ श्रीलंकन तमिल से। इंडियन तमिल वो जो व्यापार के कारण श्रीलंका चले गए, वो सब इंडियन तमिल में आते थे, और बाकी इधर में आते थे जो ओरिजिनल श्रीलंका के लोग थे जो तमिल बोलते थे। इसमें 60% आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे, ठीक है। अब मेजोरिटीज में क्या होता है, ठीक है। अब मेजर मतलब जहां संख्या ज्यादा हो, तो सिन्हाला की थी, और वो इनके ऊपर दबाव डालते थे कि अच्छे स्कूल में सिन्हाला के बच्चे पढ़ेंगे, ये होगा, फिर नौकरी भी सिन्हाला वाले को दिया जाएगा, वो सब। इसी सब कारण से यहाँ पे वर्ड आया। इसका डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका डिफिनीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है बुक पे। एक बार कैमरामैन को बोलना चाहूंगा फोकस करें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, इसको आप लोग एकदम रख लीजिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये और ये एग्जाम में रहने ही वाला है, 5 नंबर में रहेगा, आपको पॉइंट में आंसर देना है। पर इसका पॉइंट 60 से ज्यादा पॉइंट दीजिए, 10 पॉइंट में आंसर आप कर सकते हैं दोनों का, और ये रहेगा ही रहेगा। 95% चांस है ये क्वेश्चन रहने का, तो रहने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट पेज नंबर 5। चलिए पेज नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनाया गया था, ठीक है। बेल्जियम में इसलिए बना क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि लोगों के लैंग्वेज को कल्चर को सपोर्ट किया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। सर जैसे मेरा आपका कल्चर मिल साथ रहे, कोई विवाद ना हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया था, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसमें भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा कि डिफाइन कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स, ये आपका 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, इसका भी 3 मार्क्स में आपको आ सकता है, और ये तीनों रहने ही वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग डिसेबल, ठीक है। पेज नंबर 6, पावर शेयरिंग डिसेबल क्यों है? अब आप ही बताइए पावर शेयरिंग डिसेबल क्यों है। मतलब कि डिसेबल इसलिए है कि इसमें लोगों को पावर इक्वल में दिया जाता है, हर चीज का राइट रहता है, आदमी वोट कर सकते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग होना चाहिए। हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग है, ठीक है। किसी भी चीज के हम लोग रुकावट नहीं होता है, और हम लोग अपनी मन की बात रख सकते हैं, वोट देते हैं। कि अब ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा है उसका बेटा हुआ वो राजा बना, ऐसा तो नहीं है। पावर से यही इसी को हटाता है कि हर टाइप की पार्टी रहेगी, अब जिसको चाहिए उसको वोट दे ना दे। आगे सिविल वार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है।
ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा इस बार के एग्जाम में कि सिविल वार होता क्या है। सिविल वार हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों हुआ था सिविल वार, इसका कारण है कि जब सिन्हाला और तमिल में विवाद हुई थी तो उस टाइम सिन्हाला लोग तमिल लोग को श्रीलंका से हटा रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, बहुत सारी विवादें हुई, उस कारण सिविल वार हुआ। सिविल वार को के कारण बहुत सारे श्रीलंका में नुकसान हुई, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम, रहने की जगह नहीं, लोग लाखों करोड़ों लोग मारे गए और उन्हें भगाया जा रहा, फिर भी वो लोग नहीं भागे। और चैप्टर में से इस चैप्टर में पावर शेयरिंग से बस आज इतना ही क्वेश्चन, और इससे आगे नहीं आने वाला है ना आएगा। आगे अब जाके देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी है और अभी इस ईयर में आपको ये क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन तो इसमें से लिख के है कि वो आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पेपर लीक होने वाला है चैप्टर 2 सिविक्स का, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें है पहला हम लोग का टॉपिक और या क्वेश्चन, जो आप लोग समझिए 3 नंबर से ये इसमें से आने वाला है। इस टॉपिक में से या यही उतार के आपको क्वेश्चन दे देगा, डिफाइन करिए या डिस्क्राइब कीजिए या बताइए, आंसर करिए, ठीक है। इसका भी आंसर नोट्स में हम लोग करेंगे। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अब सेक्सुअल डिवीजन कैसे होता है लेबर के, अब आप लोग देखते हैं कि लेडीज को कम काम में मिलता है हाउस वर्क को नहीं, बाहर का वर्क करने में के लिए, और मेल को ज्यादा इसमें मिल जाता है काम आपको, ठीक है। जैसे अब देख रहे हैं लेडीज को बाहर के वर्क में टेलर में होना चाहिए था, अभी भी आप देखते हैं अपने गली मोहल्ले में आप लोग देखते हैं कि मेल ही टेलर का काम कर रहे हैं। ये हो गया सेक्सुअल डिवीजन, और मेल को ज्यादा पैसा मिलता है इस वर्क करने में और लेडीज को कम दिया जाता है, ठीक है। अब ये 3 नंबर है, इसको भी आप पॉइंट में आंसर करिएगा हमेशा। हर क्वेश्चन उठता है कीजिए पॉइंट में, बस केस बेस को पॉइंट में ना करे तो बेहतर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब अगला है हम लोग का फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसमें ये लड़कियों को पहले आप लोग जानते थे वोट देने का अधिकार नहीं था, पर अब वोट देने का अधिकार है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में वोट देने के अधिकार को बढ़ाया गया। अब वोमेन, औरत, लड़कियां वोट दे सकती है 18 साल के बाद। इस मूवमेंट में यही हुआ था, फेमिनिस्ट मूवमेंट लाया गया और लड़कियां वोट देती थी, औरत वोट दे सकती थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और अगला है वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें रहता है कि पॉलिटिक्स में आप लोग जानते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेल मेंबर है, पर अब इसमें फीमेल मेंबर भी है। जैसे एग्जांपल में इंदिरा गांधी हमारी, बहुत सारे हैं। ये सब रहता है, इसमें बढ़ावा दिया गया लोग वोमेन को, खासकर वोमेन पे इस पे ध्यान दिया गया कि इसमें पार्टिसिपेट करे, बढ़कर ही पार्टिसिपेट करे, कम नहीं होना चाहिए इन लोग का, ठीक है। चलिए आगे है हम लोग का कम्युनलिज्म। इसमें रहता है कि किसी भी जात को बढ़ावा देना और दूसरे जात को गिराना, ठीक है। मतलब भाई तू मेरा है, तू हम दोनों एक है, हम लोग आगे चलेंगे, आगे वाला सबको वैल्यू कम देना, ये सब इसमें रहता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इससे रहने वाला ये 5 नंबर का। ये लोग को, इसको आप लोग पॉइंट पे आंसर करिए हमेशा, मैं यही बोलना चाहूंगा, पॉइंट में मार्क्स कम कटते हैं। अब डिस्क्राइब द कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इसमें रहता है कि जब जैसे आपके कोई दोस्त या कोई जानने वाले पहचान वाले लोग पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं और उसमें आपको तो कहेंगे भाई तू तो मेरे कास्ट का है, मेरे जात का है, ये है, तो मुझे वोट दे। इस चक्कर में नहीं जाना है और इसको बढ़ावा नहीं देना है। आपको जहां मन करे वहां वोट दीजिए, जो कीजिए। आप किसी भी कास्ट पे ना जाके, रिलीजन पे ना जाके, जहां आपकी क्षमता रहे वहीं पर जाके वोट दे। और इसमें यही रहता है, इसको आप 5 पॉइंट 7 पॉइंट में डिफाइन करेंगे और इस चैप्टर में से इससे आगे आपका कुछ नहीं आने वाला है, मैं लिख के दे सकता हूँ। इतना ही रहेगा, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, यही रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख ले, ये टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, ये सब टॉपिक मिल जाएगी और इस पे फुल फोकस करें और अच्छे से एग्जाम दे। आगे चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 2। पिछले बार मैंने गलती बोल दिया था, वो चैप्टर 3 था और ये चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसका भी पेपर लीक होगा अभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का रहता है व्हाट इज फेडरलिज्म इन इंडिया, या इस फीचर बताना है, ठीक है। इसका फीचर बताना, फेडरलिज्म का फीचर बताना है। तो इसका फीचर क्या क्या है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें नोट्स में आप हमेशा आंसर करिएगा।
उसका नोट्स बनाया हुआ है, उसमें से 5 पॉइंट्स आप लेके यहाँ छाप दीजिएगा एग्जाम में बिल्कुल। और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है दो दो गवर्नमेंट हमेशा रहे। फेडरलिज्म जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक गवर्नमेंट आता है, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो आगे हम लोग का है जो ये हम लोग 5 नंबर में रहने वाला है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। तो 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमेशा पॉइंट में करेगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, इंडिया हो गया और अदर स्टेट सब हमारा सॉरी कंट्री जो है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। इसका दो टाइप होता है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, अब इसका एक में बता दे कि क्वेश्चन में आया कैसे। आपसे पूछ ले कमिंग टुगेदर क्या होता है या होल्डिंग टुगेदर, या पूछ ले टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म बताइए, तो आपको बताना होगा कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में है हमारा, ये देखिए, स्टेट सब जैसे हमारा इंडिया में स्टेट है या अदर कंट्री में स्टेट है, तो सब स्टेट में अलग अलग ई बन जाता है, लीडर सब हो जाता है। अब हर स्टेट का हेड अलग रहेगा, हर राज्य का, हर जैसे एक हिस्सा बांटा हुआ उसका अलग अलग हेड बनेगा, ठीक है। कमिंग टुगेदर में, किसमें? कमिंग टुगेदर। आगे हम लोग का होल्डिंग टुगेदर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया कौन सा है, कमिंग टुगेदर की होल्डिंग टुगेदर? तो इंडिया हमारा होल्डिंग टुगेदर है, क्योंकि इसमें हमारा देखिए स्टेट तो बातें कर रहे हैं, पर इसका हेड एक बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका हेड बनाएगा, इसलिए होल्डिंग टुगेदर। मतलब सबका बांटा गया है पर पावर सेंट्रल के पास रहता है, वो एक हेड बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का इंडिया भी आता है होल्डिंग टुगेदर में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आएगा इंडिया किस में आता है, तो आपको आंसर करना होगा होल्डिंग टुगेदर में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? क्या है कि जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? अभी मैंने बताया कि इंडिया में जैसे सेंट्रल स्टेट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, उसको बांटा गया हुआ है। तो जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऐसे दो कंट्री दो मतलब भाग में बांटा गया हुआ है, इसलिए इसको फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंट्री बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन, ये मेरा 3 मार्क्स में रह सकता है, 5 मार्क्स में भी रह सकता है। आप जस्ट पॉइंट में आंसर हमेशा करिए, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि पॉइंट में आंसर करना है। अगला है फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया इंडिया में? तो लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से। अब इंडिया में आप लोग देख सकते हैं कि हर प्रकार के लैंग्वेज बोले जाते हैं। तमिल में तमिल बोला जाता है, केरला में तमिल बोला जाता है, अपने बिहार साइड आइए हिंदी, भोजपुरी और अदर होता है, कहीं कहीं इंग्लिश बोला जाता है, बहुत सारे होते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कि हर जगह से किसी भी मतलब सामने वाले से बातचीत करने में, कंसर्न करने में प्रॉब्लम ना आए, कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए, इसलिए किया हुआ है। पर इंडिया का पूछा जाएगा नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश है, पर मातृभाषा हमारा हिंदी रहेगा हमेशा के लिए, और हिंदी है। तो हाँ, इंडिया का एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने लैंग्वेज रहते हैं, इंडिया में टोटल कितने लैंग्वेज है? एनसीईआरटी में वो दिया गया है, उसको आप ध्यान से देखिए कि कितने लैंग्वेज है। हिंदी को लेके 22 लैंग्वेज मैं बता देता हूँ। हिंदी को क्वेश्चन आता है कभी हिंदी को इंक्लूड करके बताइए, या टोटल कितने हैं, तो टोटल में 22 लिखिएगा, और हिंदी की वहां दे दिया गया हो तो वहां पे 21 आप करिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे है कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट आप लोग नाम सुनते हैं, कोलेशन कोलेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा गठबंधन। गठबंधन क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप एक दूसरे, आपने एक पार्टी बनाई, आप अपने क्लास से लेके इसको समझिए कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने लोकल में देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, हर जगह एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। एसएसटी को आप किताब से अच्छा आप समझ के अपने लोकल लोग में देखिए, सोशल में देखिएगा, सोसाइटी में देखिए, हर जगह आपको एसएसटी वहां दिखेगा। आपने जैसे ये बनाया, एक पार्टी बनाई, ठीक है, आपके दोस्त ने एक पार्टी बनाई, आपको जीतने के लिए 30 वोट चाहिए, और आप और कुछ और पार्टी 3-4 पार्टी है, और आपके पास 20 वोट हुए हैं, आपके दोस्त के पास 10 वोट हुए हैं या 15 वोट हुए हैं, जो ना आप जीत पा रहे हैं ना आपका दोस्त जीत पा रहा है, तो आप दोनों एक साथ हो जाएंगे, कोलैबोरेट हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेट हो जाएंगे। तो कोलैबोरेट होके एक साथ जोड़ के गठबंधन बनाएंगे, और दोनों मिलके आप दोनों अपना डिसाइड करेंगे कौन हेड बनेगा, उसी को कोलिशन गवर्नमेंट करते हैं। जैसे आप लोग भी देखते हैं गठबंधन करके सरकार बना है, तो इसके पास इतना वोट था और इसके पास कम है, पर दोनों को मिला के मेरा हो जाता है, हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। 3 मार्क्स ये रहेगा ही रहेगा, और जितने क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में रहने ही वाले रहने वाले हैं।
और लास्ट का हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल का पावर स्टेट में दे देगा, ठीक है। सेंट्रल अब कैसे पावर स्टेट में देगा, अब सब काम तो सेंट्रल अपने हाथों से नहीं देख सकते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, अब मोदी जी पूरा नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाई स्टेट के, हर स्टेट में मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पावर देगा, ठीक है, पूरा पावर नहीं, कुछ पावर, कि कुछ काम तुम भी करो मेरे साथ, हम आप ही को कोई अपना बात पहुंचाना है, आप अपने लोकल एरिया में हैं तो पंचायत में बात रखिए, पंचायत से आगे स्टेट में जाएगा, स्टेट से आगे सेंट्रल में गवर्नमेंट में जाएगा, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाना। आपको एक बार डायरेक्ट तो आपका तो पावर नहीं है ना, मेरा पावर है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटिंग रख सके और अपनी बात को आगे बढ़ा सके, तो नहीं, पर डिसेंट्रलाइजेशन के हेल्प से अपने पावर को वो सेंट्रल शेयर करता है स्टेट के साथ, और इसमें हमें सहायता मिलती है। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ये चैप्टर 2 है, पीछे वाला इससे पहले मैंने चैप्टर 3 गलती से बता दिया था, ये चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, इसका हो चुका है पेपर लीक, ठीक है। ये सब रहेगा आपका 5 मार्क्स, इतना ही, अभी आगे वीडियो में मिलते हैं। चलिए अब का हम लोग का जो चैप्टर है चैप्टर 4, और इसमें है कि पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर नाम छूट गया है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं या टॉपिक जो भी कहिए, यही सब रहने वाला है, जितना ये आप देख रहे हैं 5, यही सब रहेगा, इससे आगे नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। और चलिए देखते हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का नीड्स क्यों होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नीड्स क्यों होता है, तो जानते हैं हम लोग क्यों होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी रहता है तो हम अपनी मन की बात रख सकते हैं, पार्टी में जिस पार्टी को चुनना चाहें उस पार्टी को चुन सकते हैं, और किसी एक राजा वाला बात नहीं रहेगा कि राजा है तो इसका बेटा राजा बनेगा, हम जिस पार्टी को वोट देंगे उस पार्टी की बहुमत ज्यादा रहेगी तो वो पार्टी बनेगी, और इससे हमारे को बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में रहेगा इस बार जरूर ही। चलिए आगे देखते हैं, जिसका नेशनल पार्टी विथ एग्जाम्पल। अब नेशनल पार्टी क्या होता है, जो वो नेशन को चलाए, अब नेशन को चलाए और 2 से ज्यादा स्टेट में अपना सरकार बनाए, उसको हम लोग नेशनल पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी। तो इसका आप लोग बुक में सिंबल है, फाउंडर कौन है, इसका उद्घाटन किसने किया, और फाउंडिंग डेट, ये तीनों चीज हम रख ले, बुक में दिए हुए हैं कि नेशनल पार्टी का भी दिया है, स्टेट पार्टी का भी दिया हुआ है, और देख लें, और ये 5 नंबर में आपको रहने वाला है। ये सब डेट सिंबल याद कर ले, फाउंडर और फाउंडिंग डेट आपको रहेगा ही रहेगा। एक आपको पिक्चर दे दिया जाएगा, पूछेगा कि किस पार्टी का सिंबल है, इसका आपका फाउंडर कौन था और फाउंडिंग डेट कब का था, ठीक है। अब डिफाइन स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी क्या होता है, एक ही राज्य में 2 से ज्यादा और बनाए अपना ही करे, सरकार बनाए, तो उसको स्टेट पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी में आपसे आप जब वोट देंगे तो जब सरकार बनेगी ना, जिस पार्टी 2 से ज्यादा भागों में जब सरकार का बहुमत रहेगा तो स्टेट पार्टी कहलाता है, ठीक है। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है, इससे भी हमें बहुत सहायता, और नेशनल पार्टी से भी हमें बहुत सहायता मिलती है। अब रहा हम लोग का व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम लोग को क्या रहता है इसमें, तो इसमें हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या आती है। अब लोग मसल पावर का उपयोग करते हैं, मनी पावर का उपयोग करते हैं पार्टी में घुसने के लिए, अपने पार्टी को जिताने के लिए, तो वो सब चैलेंज आती है, और इस कारण पार्टी बदनाम हो जाती है, पार्टी के अंदर एकता नहीं रहती है, यही सब रहता है इसमें। इसका आपको एग्जाम में 3 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट, 5 नंबर में आएगा तो 7 पॉइंट आंसर करना है, और हर सबका आंसर आप पॉइंट पे कीजिएगा। और ये सिंबल फाउंडर और फाउंडिंग डेट ये आप याद ही कर लीजिए, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, याद ही कर लीजिए। हाउ टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो चैलेंजेस है, अब जो बताया कि मनी पावर का यूज करते हैं और पार्टी के अंदर एकता नहीं रहती, ये सब जो बातें हैं, इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले मनी पावर, मसल पावर, ये सब को उपयोग ना करके पार्टी को चलाना है, बिना किसी झगड़े और विवाद के इस पार्टी को चलाने के लिए एक योग्य लीडर जिसको आपकी मांग हो, वैसा लीडर मांग के मतलब पार्टी में लगा के उसको चलाना पड़ता है। यही सब रहेगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, इससे आगे नहीं आएगा।
और चैप्टर 4 का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब चालू हो रहा है चैप्टर 5 सिविक्स का, इसका भी होगा पेपर लीक। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का कितना टाइप्स है? तो इसका 3 टाइप्स है, अकाउंटेटिव और रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव। तो चलिए अकाउंटिव में हम लोग का रहता है कि जो भी गवर्नमेंट बताएगा उसको रिवील कर देगा, बता देगा कि हम आगे ये स्टेप ले रहे हैं, अब आगे ये करेंगे, अकाउंटिव। ठीक है। रिस्पॉन्सिव इसमें रहेगा कि जनता का बात सुनेगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। और लेजिस्लेटिव इसमें न्याय के हिसाब से आपको बताएगा कि ये सही है कि नहीं। न्याय आपके मतलब विपक्ष बात नहीं रहेगा, न्याय रहेगा, मतलब जनता की बातों को सुना जाएगा और उसमें न्याय जो रहेगा उस पर काम किया जाएगा। ये आपका ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में रहने वाला है। इसका आंसर पॉइंट में आप हमेशा कीजिए। और दूसरा रहेगा हम लोग का कंपैरिजन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप मानते हैं और होता भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे है पर डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी डेमोक्रेसी को सही माना जाता है क्योंकि डिक्टेटरशिप में आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, आपकी बातों को दबाया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा। पर डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं रहा है। डेमोक्रेसी में आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा, आपकी बातों को माना जाएगा। यही रहेगा। इसको आप पॉइंट आंसर करिएगा 5 नंबर में। और एनसीईआरटी में इसके डिटेल में भी है और हमारा 1 शॉट वीडियो इस चैप्टर का बना हुआ है, उसमें भी डिटेल में पूरे चैप्टर को बताया गया हुआ है और हर सब्जेक्ट की वीडियो वहां पे आपको मिलेगी। हाउ टू फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अब सिटीजन को फ्रीडम कैसे मिलेगा? जब डेमोक्रेसी होगा तभी आपको फ्रीडम मिलेगा। डेमोक्रेसी में आपकी बातों को सुना जाता है, आपकी बातों को आगे बढ़ाया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। तो फ्रीडम जब आपके कंट्री में रहेगा, आपके स्टेट में रहेगा, तो डेमोक्रेसी रहना चाहिए, तभी आपके बातों को सुना जाएगा और माना जाएगा। अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अब मैप वर्क और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का चैप्टर ऑफ मैप वर्क दोनों आपको गोविंद भैया पढ़ाएंगे, जो आपका इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर का उसमें से पेपर लिख कर जितना क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा और उन दोनों का मैप वर्क और हिस्ट्री का मैप यहाँ लिखा हुआ है, वो गोविंद भैया आगे आपको कंटिन्यू करवाएंगे। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, आप जितना पढ़ाया गया हुआ है एजीएस पे पेपर लिख का उतना पढ़ के जाओ तो आप 85% प्लस आप स्कोर कर सकते हो। और पूरे ध्यान से इसको करो और आप भी एजीएस से जुड़े रहिए और गोविंद भैया को भी आगे पढ़ाने के लिए सपोर्ट करें और जितना ही इसमें रहा है उतना ही को आप कवर करो। उससे आगे मैं नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी इच्छा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना जरूर जितना मैंने बताया और गोविंद भैया ने बताया उतना ही को पढ़ना है। उससे आगे आप पढ़िए बहुत नहीं है, पर जितना बताया है, जितना हम लोग ने छाटा है क्वेश्चन उसमें बहुत टाइम लगा है, ईजीएस के मेंबर लोग बहुत टाइम लगा है और इतने से आगे आपको नहीं आएगा। मैं हर बार बोल रहा हूँ नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा तो रहेगा। मुझे बीच में छोड़ के जाने के लिए माफी मैं मांगता हूँ और आगे गोविंद भैया कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। चलिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद कुमार शाही है। आज होने वाला है सीबीएसई पेपर लीक। वैसे तो सीबीएसई पेपर लीक रौनक भैया करने वाले थे, पर कुछ कारणों की वजह से रौनक भैया अनुपस्थित है, इसीलिए बचा हुआ जो भी पेपर लीक होने वाला एसएसटी के संबंध में वो मैं करने वाला हूँ। तो इसी सीरीज में हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट, इसका पेपर लीक होने वाला है। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के अगर इस चैप्टर से अगर एग्जाम में पूछा, अगर ये क्वेश्चन ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए अगर एग्जाम में एक चैप्टर आने वाला है और इसे क्वेश्चन बनना है तो ये क्वेश्चन है जो जिससे बन सकता है और कहीं बाहर से नहीं आने वाला। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट पीपुल हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल क्या है। मान लीजिए मेरा डेवलपमेंट गोल है कि चैनल ग्रो कर जाए और एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल है कि उसका जो फसल है वो अच्छे दाम में बिके, ऐसे अच्छा रिटर्न है। वही एक वर्कर के लिए डेवलपमेंट गोल है कि उसे वर्क आवर कम हो। यानी ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्वेश्चन से रहने वाला 5 नंबर का। आपसे ऐसे पूछेगा कि हाउ डिफरेंट पीपल है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। चलिए और अगला क्वेश्चन है हाउ डेवलपमेंट फॉर वन इज अनडेवलपमेंट फॉर अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के डेवलपमेंट कैसे नहीं है। जैसे नालंदा वैली
के बारे में आप सुना होगा कि वहां पे एक बांध बनाया जा रहा था। अब बांध बनाया जा रहा है तो इससे अच्छा क्या है कि जो बिजनेसमैन है उसे इलेक्ट्रिसिटी कम दाम में मिल जाएगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इंडस्ट्री में बिजली कम दाम में मिल जाएगा, आसपास के गांव में बिजली आ जाएगा। वही जो लोग गंगा नदी के किनारे रहते हैं उसका घर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट एक के लिए है तो दूसरे के लिए हानि है। तो आपका एक दो एग्जांपल इसका याद रखना है कि हाउ डेवलपमेंट फॉर वन इज अनडेवलपमेंट फॉर अदर्स। अगला क्वेश्चन है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। एग्जाम में 3 नंबर से क्वेश्चन आता है इनकम के साथ साथ और क्या क्या क्राइटेरिया है जो जरूरी है किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए। तो पहला रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट, और दूसरा जो है वह सिक्योरिटी है, तीसरा लैंग्वेज। यानी ये सारी जो 7-8 जो पॉइंट्स है आपको दिमाग मैंने आपसे ये पूछने वाला कि 4 आपको पॉइंट देने होंगे कि इनकम के साथ साथ कौन कौन से क्राइटेरिया है जो जरूरी है व्यक्ति के लिए। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, एग्जाम में इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन आने वाला। अगला क्वेश्चन आता है पर कैपिटा इनकम से। आपको दे देगा मेनली से केस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको मान लीजिए नेम अ कंट्री ए हैज इतना नंबर ऑफ पीपल एंड कंट्री हैज इतना नंबर ऑफ टोटल मतलब इनकम। तो आपको फाइंड करना है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ऐसे में आप इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप पॉपुलेशन को ऊपर रखेंगे और पर कैपिटा इनकम को नीचे, सॉरी मतलब पॉपुलेशन को ऊपर और टोटल इनकम को नीचे। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी पर व्यक्ति का कितना इनकम है उस कंट्री में। तो इसी के साथ चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो अब ये रहा हमारा चैप्टर 2। हम चैप्टर 1 का पेपर लीक कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर 2 का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने सेक्टर्स होते हैं इससे संबंधित सवाल। चलिए पहले सवाल की तरफ। हमारा ये जो पहला सवाल है ये है कि डिफाइन द टर्म जीडीपी। जीडीपी जो टर्म है उसका आप डिफाइन कीजिए। तो मैंने पढ़ाया था अपने वीडियो में जीडीपी क्या होता है। जीडीपी अगर मान लीजिए मैं लीक कर रहा हूं तो इससे संबंधित मान लीजिए चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके चैनल पे पढ़ ले चैप्टर, फिर आप ये पेपर देख देंगे। चलिए तो टर्म जीडीपी है यानी किसी भी कंट्री में पर ईयर यानी इस साल जितना भी रॉ मटेरियल जितना भी प्रोडक्शन हुआ टोटल कितना हुआ पर ईयर, ये जीडीपी, ठीक है। ये 3 नंबर में होने वाला है। अगला हाउ टू कैलकुलेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एंड मोर यानी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे दे। भी डिस्कस मैंने कर दिया है कि आप कुआं खुदवाइए या फिर कोई इंडस्ट्री बैठाइए, यानी आपको ऐसे पूछ देता है कि हाउ टू गेट मोर मोर एम्प्लॉयमेंट है, शहर की कैसे बताइए अपने गाँव में किसी ने बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। चलिए अगला है हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयड होते हैं जहाँ पे मान लीजिए किसी का में 5 लोगों की जरूरत है और वहां पे 7 लोग काम कर रहे हैं। तो काम तो 7 लोग कर रहे हैं पर जरूरत कितने लोगों की थी, 5 ही लोगों की थी, यानी दो लोग जो है वो किसी और काम में भी जा सकते थे पर वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट में भी है पर वह अंडर एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। चलिए 3 नंबर इससे होने वाला है। अगला हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। देखिए ये जो अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर जिसमें ना ही सैलरी फिक्स होता है, ना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को मिलता है वेज, सैलरी नहीं मिलता है, ना ही अलाउंस मिलता है, उनको मिलता है वेज। तो वैसे वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे अनएक्सप्लॉयट होने से। तो ये हमारा 5 नंबर में होने वाला है। चलिए अगले चैप्टर पर हम ध्यान देते हैं। अब हमारा पेपर लीक चैप्टर 3 का, चैप्टर 1 2 हम लोग कर चुके हैं, अब चैप्टर 3 का पेपर लीक करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन बार्टर सिस्टम। हम लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि बार्टर सिस्टम क्या है। पुराने समय में वह सिस्टम जो एक सामान का दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता है, भाई बार्टर सिस्टम है। 2 नंबर या 3 नंबर में आपको यह सवाल रहने वाला है। चलिए ये भी हमारा हो गया, बार्टर सिस्टम कंप्लीट। अगला है चेक फिगर एंड ऑल मेंशन्ड पॉइंट। आपके बुक में एक चेक का फिगर है, ध्यान से सुने, आपके बुक में एक चेक का फिगर है जहाँ पे पॉइंट्स बताया गया है, जैसे चेक नंबर क्या है, सबसे नीचे चेक नंबर होता है, उसके बाद बैंक का कुछ अपना कोड होता है, उसके नीचे फिर जो शाखा है उसका कोड होता है, तो उसके ऊपर अकाउंट नंबर होता है। यानी जो भी मेंशन बुक है, आप बुक में एक चेक का प्रॉपर फिगर और हर एक पॉइंट याद रखें। पिछला साल आया था और इस साल भी आने का चांस ज्यादा है। अगला हमारा, चलिए हाँ ये कंप्लीट हो गया। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग बैंक से लेते हैं कर्ज और फिक्स्ड ब्याज पे,
और जिसका टाइम फिक्स्ड हो उसे कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, जो काम लिया जाता है मान लीजिए किसी रिलेटिव से या फिर किसी अनजान व्यक्ति से। तो फॉर्मल और दोनों का डिफरेंस क्या है, आपको ये रहने वाला एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर इससे भी। और अगला क्वेश्चन, हाउ बैंक अर्न्स मनी, बैंक मनी कैसे कमाता है। देखिए बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जो डिपॉजिटर जो है जो मनी डिपॉजिट करता है, और जो क्रेडिटर जो पैसा बैंक से लोन लेता है तो जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी जो पैसा रखता है उस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो पैसा बैंक से उधार पे लेता है उसको भी कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। दोनों के इंटरेस्ट को मदद से जो भी मनी आता है उस वही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ज्योग्राफी सीरीज की तरफ। चलिए पहले इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर समझ लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, यानी जब एमएनसी, ग्लोबलाइजेशन से समझते एमएनसी, एमएनसी या तो ग्लोबलाइजेशन, यानी जब दूसरे देशों में इंडस्ट्री आप फैलाते, किसी एक देश अपना देश छोड़ के जाए, जैसे ही दूसरे देश में अपना इंडस्ट्री स्थापित करते हैं वो हो गया आप एमएनसी कहला, यानी मल्टी नेशनल कंपनी, यानी एक से ज्यादा देशों में जिसका व्यापार हो उसे हम एमएनसी कहते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो फॉरेन कंपनी या जो बाहरी कंपनीज है उसको जब किसी भी देश में आती है, हमारे देश में आती है, किसी भी देश में आए, तो कौन कौन सी चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। तो पहला उस देश की पॉलिसी का, उस देश के टैक्सेस का। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी कंट्री को फेस करना पड़ता है, किसी भी एमएनसी को फेस करना पड़ता है जब वो दूसरे कंट्री जाती है। चलिए अगला है स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए जैसे किसी भी कंट्री में कोई बाहर कंपनी आएगा तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके साथ होगा, तो लोकल के साथ। जो लोकल कंपनी है वो कैसे स्ट्रगल करती है एमएनसी के साथ, ये कैसे मतलब स्ट्रगल होता है, किसका सेल ज्यादा होता है, और किसी भी लोकल कंपनी को एमएनसी से स्ट्रगल करने के लिए या फिर एमएनसी से वो कम्पीट करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको याद रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1 2 और अगला है डिफाइन द टर्म एमएनसी। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, वैसी कंपनी है जो मैंने पहले बता दिया इसके बारे में, वैसी कंपनियां जो एक से ज्यादा देशों में व्यापार करती है उसे एमएनसीज कहते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म हुआ। मैंने जो क्वेश्चन बताया अगर वो चैप्टर आने वाला है, ये आएगा ही, तो उसमें से ये सारे क्वेश्चन जो आने ही आने वाला है। तो आप इन सारे कुछ चीजों को याद रखें और चलते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। तो अब हमारा पेपर लीक करते हैं, हमने इकोनॉमिक्स का कर चुका है, हमने हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चलिए अब ज्योग्राफी का पेपर लीक करते हैं, चैप्टर वाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो हमारे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी जो संसाधन और विकास। चलिए तो इस चैप्टर में हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाए, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाए। रिसोर्स प्लानिंग करने का 3 स्टेप्स था, अगर आप पेपर में याद रखें, आपने पढ़ा हो तो अगर आपको याद है कि कौन कौन से स्टेप है। पहला स्टेप था कि रिसोर्स को खोजना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, फिर उसको कैसे निकाला जाए, उसके बाद लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है कि वह हमारे लिए वह निकालने का जरूरी है या फिर यह हमारे लिए क्लास है। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं और आप एग्जाम में यह क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ये चैप्टर आना है यानी आएगा तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अगला कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स जो ह्यूमन जो है दिन प्रतिदिन खपत करते जा रहा है, कैसे इसको बचा के रखे, कैसे फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इस रिसोर्स को यूज कर पाए। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जो कि आपको याद रखना है। ये भी हमारा कंप्लीट। चलिए तो रिसोर्सेज एंड प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद हमारा अगला लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड यानी जमीन डिग्रेडेशन मींस उर्वरता खत्म होना। लैंड जो है जो धीरे धीरे उसका उर्वरकता जो खत्म हो रहा है, उसे कैसे लैंड को हम बचाएं, किन किन स्टेप्स का इस्तेमाल करें, किन किन पौधों का इस्तेमाल करें जो वापिस उर्वरकता लाए। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर 1 के अंदर रहने वाली है और हर एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 नंबर 3 नंबर जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन बताया आपको, ये आप इसका प्रॉपर आंसर सूटेबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर वही लिखिए और आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए, एक स्टोरी की तरह नहीं लिख दे। ऐसे में आपका जो चेक करने वाला होगा जो वो आपके निगेटिव या फिर सीधा काटूं के पर अगर आप पॉइंट वाइज देखते हैं प्रॉपर पॉइंट वाइज, तो इससे आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव लगता है और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन होने के ज्यादा चांस। चलिए चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी जंगल और जीव जंतु का रिसोर्सेस। वो क्या है? वो एक हमारे लिए रिसोर्स है। कैसे? चलिए हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि सम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्स सेंचुरी। चलिए अब बात इसी चैप्टर से मैप वर्क का कहानी शुरू होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी
भी इंपॉर्टेंट मैप वर्क जो 5 नंबर में आप पता ही है आपको कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का मैप वर्क आता है। तो मैप वर्क या तो लोकेट फॉर्म में रहता है, एक मैप दिया है तो उसपे पॉइंट लीजिए, उसके नाम लिखिए या फिर डायरेक्ट लोकेट कीजिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैप वर्क होने वाले हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड करें और हर एक मैप वर्क को ध्यान से देखिए और याद रखिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ये आपका 5 नंबर का, 5 नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे अगर आप इस सारी इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखें तो, हर इंपॉर्टेंट मैपर को याद रखें तो। अगला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, किन किन स्टेप सरकार ने उठाए हैं, कौन कौन से स्टेप हमें उठाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का सुटेबल आंसर याद करके आपको लिखना है। चलिए अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किन किन आधारों पर बांटा गया है, कौन सा फॉरेस्ट किस रीजन में पाया जाता है, उसकी क्या खास विशेषता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ आंसर पॉइंट्स में लिखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखिए, बाहर से ना लिखिए और आप मैप वर्क ध्यान से देख ले, इस चैप्टर से ही मैप वर्क शुरू होता है। चलिए अब चैप्टर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब चैप्टर 3 जो कि रहने वाला है जियोग्राफी का वाटर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर का चलिए पेपर लीक करते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं और कितने नंबर का कौन सा मैप वर्क रहने वाला है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपर्पज रिवर पावर प्लांट या फिर प्रोजेक्ट। चलिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मेनली कनेक्टेड है, आपको एक ऐसे फैक्ट में पूछ सकते हैं 3 नंबर में, डिफाइन मल्टीपर्पज पावर प्लांट, कुछ 3 पॉइंट लिखिए। और जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैप वर्क। डिफाइन के बाद आपको मैप वर्क में यह सवाल जो है 3 से 4 कुछ ऐसे मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट है जो कि हर बार आए ही आए हुए हैं, या ये या वो पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल है। इसी आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैप वर्क है इसी आधार पर कुछ चुना गया है और इसी को मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का भी जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज पावर प्लांट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि इन सारे पावर प्लांट्स का लोकेशन कहाँ पे स्थित है और उसका नाम क्या है याद रखना है, किस नदी पे और कहाँ पे है, तो सिर्फ आपको इंडिकेट कर देना है और इसी के साथ आपका इस चैप्टर का मैप कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स जो है उसको मैनेज कैसे किया जाए। हम देखते हैं कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी कम के कारण जो है वह सूखा आ जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, भुखमरी की जैसी स्थिति आ जाती है। तो वाटर जो एक रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे कमी के समय में हम स्टॉक में बचा के रखें, कैसे इसका उपयोग करें आपात की स्थिति में, तो ये सारी चीजें जो है वह डिस्क्राइब करने के लिए आप बोल देगा 5 नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को कैसे बचा के रखें। इसी सेकेंड क्वेश्चन से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे स्टोर करें, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी कैसे मैनेज करें, तो आप देखते होंगे रूफ टॉप के ऊपर एक पाइप सा रचना बना दिया जाता है जिससे पानी जो है वह अंदर टंकी में चला जाता है, टंकी में स्टोर रहता है, या फिर राजस्थान में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ स्टेट्स में इसके लिए कुछ लॉ भी बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है। चलिए अगला हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर जो चैप्टर है इससे आपका मैप वर्क नहीं आएगा, पर इससे आपको आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर। चलिए कैसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वैसा टाइप का प्रिमिटिव यानी पुराना, सब्सिस्टेंस यानी सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए फार्मिंग जो किया जाए, यानी वैसा टाइप ऑफ फार्मिंग जो पुराने मेथड का यूज करके और अपने दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए किया जाए, उसे प्रोटीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आप डिटेल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। 5 नंबर अगर मान लीजिए 3 नंबर का है तो आपको 5 पॉइंट लिखना है, अगर 5 नंबर का है 7 पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये याद रखिए। और पॉइंट वाइज ही लिखना है, स्टोरी में बना के नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है हर एक आंसर को। चलिए अगला हमारा कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वैसा टाइप ऑफ फार्मिंग जो कमर्शियल के लिए किया जाए, यानी व्यापार के लिए किया जाए, जैसे खैनी, जैसे चाय, जैसे पोटैटो, यानी वैसा टाइप ऑफ फार्मिंग ट्रेड जिसका मुख्य जो एम होगा ट्रेड करना हो। चलिए इससे आप कुछ फेमस या फिर कुछ मेन जो है वह कमर्शियल क्रॉप्स याद रखें और कैसे उसका अलग अलग जगह पे उसका व्यापार किया जाता है, ये आप एग्जाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिए पॉइंट वाइज।
अगला है क्रॉपिंग पैटर्न, किस समय में कौन सा फसल रोपा जाता है। तो 3 प्रकार के फसल होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। और या जो है कुछ इसका आपको टाइम पे याद रहे, इन क्रॉपिंग पैटर्न में किन कौन सी चीजें आपको याद रखनी, याद रखिए आप उसका डेट, उसका मंथ याद रखना है, कब बोया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, और कितने समय में उसको कितना वाटर दिया जाता है। ये सारी चीजें आपके बुक में मेंशन्ड है और आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। आपको एक क्वेश्चन ऐसे आया कि किसी भी क्रॉप, मान लीजिए आपको बताइए आप किसी एक रबी क्रॉप के बारे में ऐसे, या किसी खरीफ, किसी जायद क्रॉप के बारे में ऐसे करके इसका क्वेश्चन आता है। पॉइंट वाइज लिखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए हमारा अगला है सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। देखिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पिछले साल, उससे पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसी एक क्रॉप का नाम दिया गया, वीट, ठीक है, मान लीजिए वीट हम लेते हैं। अब बता दिया कि वीट का लिखिए टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में शुरू हो जाता है। आप लिखिए क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में वो उगता है, रीजन, किस रीजन में पाया जाता है, किस टाइप ऑफ सॉइल में वो उगता है, उसके बाद रेनफॉल कितना चाहिए, कितना रेनफॉल सुटेबल है किसी भी मतलब वीट के लिए। तो 70 से 150 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो पॉइंट है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रीजन, टाइप ऑफ सॉइल, रेनफॉल, हर बुक में मेंशन्ड है कुछ क्रॉप्स का, ठीक है, मिलेट्स का, जैसे राइस का, वेट का, तो मेज का। तो इनमें से आपको 2 आएगा, ये आएगा, और 5 या 3 नंबर का भी आएगा। तो आपको याद रखना है पॉइंट वाइज हर एक चीज। चलिए जब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। अब ये हमारा पेपर लीक का अगला चैप्टर जो कि चैप्टर 5, चैप्टर 1 2 3 4 हमने ज्योग्राफी में डिस्कस कर लिया था। इससे पहले इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर। चलिए अब हमारे इस ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको इनके आंसर पॉइंट वाइज और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए हमारा पहला है रीजन ऑफ मिनरल अवेलेबिलिटी, यानी किस रीजन में कितना मिनरल अवेलेबल है। ये मैप मार्क में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप बता दिया जाएगा कि ये मिनरल है, बताइए किस रीजन में पाया जाता है, कौन सा माइन किस भारत के किस राज्य में पाया जाता है, कहाँ पे मेन अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको मैप वर्क में रहने वाली है। और मैंने बताया भी आपको कि मैप आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलिए अगला है हमारा हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग के दौरान किन किन सारी चीजों को कि वर्कर दिक्कत होती है माइनिंग के दौरान। देखिए कुछ दिक्कत है, जैसे कुछ वर्कर को लंग्स प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ वर्कर्स को आइज में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ वर्कर्स डैमेज हो जाते हैं, मान लीजिए कभी अर्थक्वेक के दौरान। तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में जो दी हुई है पॉइंट वाइज की कौन से माइनिंग के दौरान कितनी चीजें वर्कर को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है पॉइंट वाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए अगला कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें। मिनरल्स जो हमारे किसी भी कंट्री के लिए मिनरल जो है लिमिटेड होता है, वो कैसे लोग जो इसका बेदखली से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खपत होते जा रहा है, कैसे इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाएं। तो हम इसे कैसे कंजर्व कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स है, गवर्नमेंट ने भी कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आप जाए, अगर मान लीजिए आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप इसी जैसे अकेडमी में जाके हर चैप्टर का आप देख सकते हैं। और फिर आप उसके बाद अगर आप पेपर लीक देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में ये सारे क्वेश्चन जो डिस्कस हो चुके हैं और उनमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होने वाले, कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है बुक में दिया गया, जैसे विंड पावर, थर्मल पावर, टाइडल पावर, सोलर पावर। तो ये सारी चीजें आप एनर्जी जो है वह नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको बुक में दिया गया है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखिए, कभी भी आप आंसर जो है साइड बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखिए, आंसर आप पॉइंट वाइज लिखिए और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखिए। आपका इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में 3 टाइप पूछेगा, आपको कोई भी 3 टाइप देना है और उसके बारे में 3 लाइन लिख देना है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी कम है, इस चैप्टर से मैप वर्क ज्यादा है। ठीक है, मैप वर्क पूछता है एग्जाम में, ये बताइए कौन सा जो इंडस्ट्री है वो किस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वैसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, तो इसे कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अगला है मैप वर्क, तो मैंने बताया कि मैप वर्क जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और मिल जाएगा। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आइए हिस्ट्री के मैप वर्क की तरफ चलते हैं, की तरफ इधर भी ध्यान देते हैं। ये जो मैप वर्क है आपका हिस्ट्री है चैप्टर 2 का, नेशनलिज्म इन इंडिया का। चलिए हमारा पहला है लोकेट द प्लेस ऑन मैप वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह इन 1917।
गांधी जी कब आए थे इंडिया? 1916 में। तो उन्हें 1916 में आने का 1917 में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। आपको बताना है, आपको मैप पे जगह लोकेट करना है, याद रखिए। 19 डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगर आप 1917 या 18 लिख देते हैं तो लोकेशन बदल सकता है, इसीलिए डेट याद रखिए। 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह किया था कॉटन मिल वर्कर्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है, लोकेट द प्लेस ऑन मैप वेयर खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। खिलाफत कमेटी कहाँ बना? मैंने आपको वीडियो में बताया था हिस्ट्री में खिलाफत कमेटी क्यों बना था, क्योंकि जो खलीफा का पद जो है वह हटा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने ओटोमन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका पद खतरे में था, इसीलिए खिलाफत कमेटी बनाया गया था। चलिए, तो कहाँ बना था? तो यह बना था बॉम्बे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है बॉम्बे, जिसे आज हम लोग बम्बई के नाम से जानते हैं या मुंबई के नाम से जानते हैं। यहीं पे खिलाफत कमेटी का फॉर्म हुआ। चलिए अगला है हमारा, लोकेट द प्लेस ऑन मैप वेयर नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत कमेटी आर यूनाइटेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत कमेटी मूवमेंट, जब दोनों को गांधी जी ने खिलाफत कमेटी में, गांधी नॉन कोऑपरेशन शुरू करने वाले थे, उन्होंने जैसे ही खिलाफत कमेटी के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस मूवमेंट को दोनों मूवमेंट को एक कर दिया जाए। इससे हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो जाएंगे और मूवमेंट को एक बल मिलेगा। इसीलिए उन्होंने खिलाफत कमेटी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक किया था। कहाँ किया था, किस जगह पे किया था, किस कांग्रेस किस कमेटी में किया था? तो वो था हमारा कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, जिसे आज हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, लोकेट द प्लेस ऑन मैप वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड। पूर्ण स्वराज कहाँ पे डिमांड किया था? कहाँ पे ब्रिटिश से या भारत को पूरी तरीके से आजाद करने का डिमांड किया गया था? फुल इंडिपेंडेंस कहाँ पे मांगा गया था? तो वो है लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान में एक लाहौर के जगह पे एक हल्का सा डॉट देना है और वहां पे खींच के आपको मार्क किया होगा तो पाकिस्तान लिखिए, या फिर आप पाकिस्तान में अब लाहौर को मार्क कर दिए। ठीक है, क्या करें? लाहौर को मार्क कर दिए। चलिए अगला है, लोकेट द प्लेस ऑन मैप वेयर शार्ट लॉ वाज ब्रोकन। शार्ट लॉ किसने ब्रोक किया था? बताया था आपको, गांधी जी ने। कहाँ पे ब्रोक किया था? गुजरात के दांडी में ब्रोक किया था। ठीक है, तो आपको डिनोट करना होगा कि कहाँ पे बताइए शार्ट लॉ ब्रोक किया। आप ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए गुजरात है, गुजरात थोड़ा सा कुछ ऐसा मान लीजिए गुजरात है, तो ऐसा नहीं कि आप बीच वेट करते। याद रखिए कहाँ पे शार्ट लॉ ब्रोक हुआ? यहाँ पे सी नजदीक हुआ। सी कहाँ पे नजदीक था? तो यहाँ पे सब जगह जो सी एरिया था यहीं पे समुद्र के पास एक कोस्टल विलेज था, कोस्टल टाउन था, जिसका नाम था दांडी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर गांधी जी एंड इरविन साइंड पैक्ट। गांधी जी और इरविन के बीच क्यों पैक्ट साइन हुआ था? क्योंकि मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद जो है ये सारे आंदोलन होने लगे। तो इरविन ने भारत के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन किया था। तो वह जगह कौन सी थी? वह जगह थी पूना, महाराष्ट्र में। तो देखिए जियोग्राफी में जितने भी आपका मैप वर्क होने वाले हैं, हर चैप्टर से नहीं होने वाला है, डिस्कस हम कर चुके हैं किस चैप्टर से मैप वर्क। तो जिन जिन चैप्टरों से मैप वर्क होने, मैप वर्क ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हमारे चैप्टर 2 में बहुत सारा है, 5 6 7 है, फिर अगले चैप्टर में बहुत सारे हैं। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट मैप वर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगा। वो भी कैसे मिल जाएगा? मतलब नॉर्मल मैप वर्क रहेगा 4, इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा ना उसको रेड कलर से सर्किल कर दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा। याद रखिए मैप वर्क ये सारे होने वाले, जिसमें से अगर आपको पीडीएफ में जो मार्क्ड होगा ना रेड से, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उससे आपको याद करके जाना। चलिए इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का 2025 का सफर यहीं पे खत्म हुआ। आप लोग जो एग्जाम अच्छे से दें, याद रखिए, खुद पे बिलीव करें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और याद रखिए कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके माता पिता जो है वो प्राउड फील करेंगे, और माता पिता को छोड़ के जो है उन्हीं को प्राउड फील कराना हमारा मेन जो है ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए चलिए फिर कभी अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।